आज हम सीखेंगे संख्याओं का व्यापक रूप। आपको याद होगा कि संख्याओं में हर एक अंक का अपना एक स्थान होता है। क्या आप बता सकते हैं 35 में 3 और 5 कौन से स्थानों पर है? इस संख्या में 3 दहाई पर है और 5 इकाई पर। हम इस संख्या को 10 गुणा 3 धन 1 गुणा 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप इसी तरह संख्या 259 को लिख पाएंगे? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही प्रकार से लिखा होगा। इसे हम लिखेंगे 100 गुणा 2 धन 10 गुणा 5 धन 1 गुणा 9। अब मान लीजिए हमने एक संख्या AB ली, जिसमें A और B अंक है। ध्यान रहे, यहाँ AB का अर्थ A गुणा B नहीं है। क्या आप इसे इसी प्रकार लिख पाएंगे? प्रयास कीजिए। इसे हम लिखेंगे 10 गुणा A धन 1 गुणा B। हम संख्या के इस रूप को संख्या का सामान्य रूप यानी यूजुअल फॉर्म और इस रूप को संख्या का व्यापक रूप यानी जनरलाइज फॉर्म कहते हैं। तो बताइए, संख्या ABC जिसमें A, B और C अंक है, तो उसके व्यापक रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ A 100 के स्थान का अंक है, B दहाई के स्थान का अंक है तथा C इकाई के स्थान का अंक है। इसलिए हम ABC को व्यापक रूप में लिखेंगे 100 गुणा A धन 10 गुणा B धन 1 गुणा C। इस तरह से हम किसी भी संख्या CBA को व्यापक रूप में 100 गुणा C धन 10 गुणा B धन 1 गुणा A लिख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार बिंदु बनाकर हम यह दर्शाते हैं कि C के बाईं ओर भी अंक हो सकते हैं। अब इन अंकों को देखिए। क्या आप इन अंकों से कोई संख्या बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। हम PQR इन अंकों से अंकों को बिना दोहराए यानी रिपीट किए 3 अंकों की PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए इन अंकों में P R से बड़ा है और R Q से बड़ा हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? चूंकि P सबसे बड़ा अंक है, इसलिए यह 100 के स्थान पर होना चाहिए। बचे Q और R में R बड़ा है, इसलिए इसे दहाई के स्थान पर होना चाहिए और शेष अंक Q को इकाई के स्थान पर होना चाहिए। इस तरह से PQR इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या होगी PRQ। क्या आप बता सकते हैं इसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? इसे व्यापक रूप में लिखा जाएगा 100 गुणा P धन 10 गुणा R धन 1 गुणा Q। मान लीजिए हमने R और P के स्थान परस्पर बदले, तो प्राप्त संख्या RPQ का व्यापक रूप क्या होगा? सोचिए सोचिए। हम इसका व्यापक रूप 100 गुणा R धन 10 गुणा P धन 1 गुणा Q लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या PRQ से छोटी संख्या RPQ को घटाएंगे। हम PRQ ऋण RPQ को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 90P ऋण 90R यानी 90 गुणा कोष्ठक में P ऋण R। इस तरह से यदि किसी संख्या में 100 के अंक और दहाई के अंक को परस्पर बदला जाए, तो संख्या के मान में 90 गुणा कोष्ठक में P ऋण R इतना अंतर आएगा। इसे हम एक सूत्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो कि 256 के अंक 2 और 5 को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या 526 में अंतर क्या होगा, तो इसे हम 90 गुणा कोष्ठक में 5 ऋण 2 से ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा 90 गुणा 3 बराबर 270। इस तरह आप बता सकते हैं कि अगर अंकों का इकाई और 100 का स्थान परस्पर बदला जाए, तो संख्या के मान में कितना अंतर होगा? स्वयं प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए किसी संख्या का व्यापक रूप इस प्रकार है, जहाँ D, E, F, G अंक है। इस व्यापक रूप में क्या आप संख्या का सामान्य रूप ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए।
चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि यह अंक जी को 1000 से गुणा किया गया है, इसलिए जी जरूर 1000 के स्थान पर होगा। इसी तरह यह f को 100 से गुणा किया गया है, इसलिए f जरूर 100 के स्थान का अंक होगा। इसी तरह 10 गुणा e से हमें पता चलता है कि दहाई के स्थान पर e है, और 1 गुणा d से पता चलता है कि इकाई के स्थान पर d है। इस तरह से संख्या होगी GFED। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि व्यापक रूप में दर्शाई इस संख्या का सामान्य रूप क्या होगा। 10,000 गुणा J धन 100 गुणा T धन 10 गुणा K। तो आज हमने सीखा संख्या का व्यापक रूप। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ उदाहरण। संख्या ACKE में A, C, K और E अंक है। इस संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में व्यक्त कीजिए। इस संख्या में A 1000 के स्थान पर, C 100 के स्थान पर, K दहाई के स्थान पर और E इकाई के स्थान पर है, इसलिए इस संख्या का व्यापक रूप लिखा जा सकता है 1000 गुना A धन 100 गुना C धन 10 गुना K धन 1 गुना E। अगला उदाहरण 9PR1 को व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि 9000 के स्थान पर, P 100 के स्थान पर, R दहाई के स्थान पर और 1 इकाई के स्थान पर है, इसलिए इस संख्या का व्यापक रूप लिखा जा सकता है 1000 गुना 9 धन 100 गुना P धन 10 गुना R धन 1 गुना 1। अगला उदाहरण नीचे दर्शाए व्यापक रूप में P, Q, S और K अंक है। ज्ञात कीजिए इस संख्या का सामान्य रूप यानी यूजुअल फॉर्म क्या होगा। वीडियो रोककर पहले आप प्रयास कीजिए। यहाँ 10 गुना P से हमें ज्ञात होता है कि P दहाई के स्थान का अंक है। इसी तरह 100 गुना Q से हमें ज्ञात होता है कि Q 100 के स्थान का अंक है। इसी तरह 1 गुना S से हमें ज्ञात होता है कि S इकाई के स्थान का अंक है, और 10,000 गुना K से हमें ज्ञात होता है कि K 10,000 के स्थान का अंक है। यहाँ 1000 के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, इसलिए यहाँ हम स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर 0 लिखेंगे। अब हम कह सकते हैं कि इस संख्या का सामान्य रूप है K0QPS। अगला उदाहरण संख्या PQ ऋण QP में P और Q अंक है तथा P Q से बड़ा है। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य यानी डिविजिबल है? जरा सोचिए कि हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। सोचिए। बिल्कुल सही, हम इसे संख्या के व्यापक रूप से हल कर सकते हैं। हम PQ को 10 गुना P धन 1 गुना Q यानी कि 10P धन Q लिख सकते हैं। इसी तरह QP को 10 गुना Q धन 1 गुना P यानी कि 10Q धन P लिख सकते हैं। इस तरह हम PQ ऋण QP बराबर 10P धन Q ऋण 10Q धन P लिख सकते हैं। इस तरह से PQ ऋण QP बराबर 10P धन Q ऋण 10Q ऋण P बराबर 10P ऋण P धन Q ऋण 10Q बराबर 9P ऋण 9Q बराबर 9 गुना कोष्ठक में P ऋण Q। चूंकि इस संख्या में 9 से P ऋण Q को गुणा किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 9 की गुणज है, यानी कि 9 PQ ऋण QP का गुणनखंड यानी फैक्टर है। यानी कि PQ ऋण QP यह संख्या 9 से विभाज्य है, और चूंकि 3 9 का एक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अब आप दर्शाए गए सवालों को स्वयं हल कीजिए। पहला सवाल,
निम्नलिखित को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा सवाल, संख्या 5 AUT को व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। तीसरा सवाल, क्या संख्या ST धन TS संख्या 11 से विभाज्य है? तो आज हमने देखे संख्याओं के व्यापक रूप से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। देखेंगे रेखा आलेख से संबंधित एक और उदाहरण। नीचे दर्शाए गए रेखा आलेखों यानी लाइन ग्राफ्स में कौन से आलेख समय व दूरी के बीच संभव है? रेखा आलेख 1 में समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रही है। समय और दूरी के बीच में क्या ऐसा संभव है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, समय के साथ साथ दूरी का भी बढ़ना संभव है। जैसे कि किसी वाहन की यात्रा के आरंभ से दूरी समय के साथ साथ बढ़ती है। रॉकेट की तय की गई दूरी भी समय के साथ साथ बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा आलेख 1 समय दूरी का आलेख हो सकता है। रेखा आलेख 2 ऐसी स्थिति दर्शा रहा है जिसमें समय तो बढ़ रहा है परंतु दूरी एक ही है यानी कि समान है। क्या ऐसी स्थिति संभव है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति संभव है। यदि यात्रा के दौरान गाड़ी अंतिम स्थान पर पहुंचने से पहले कहीं रुक जाए तो इस प्रकार की स्थिति में समय तो बढ़ेगा परंतु तय की गई दूरी समान रहेगी। इसलिए रेखा आलेख 2 समय दूरी का आलेख हो सकता है। रेखा आलेख 3 में दर्शाई गई स्थिति में समय के साथ दूरी कम हो रही है। किसी स्थान से आरंभ वाले स्थान पर वापस आने के दौरान समय तो बढ़ता है लेकिन प्रारंभिक स्थान से हमारी दूरी कम होती जाएगी। इसलिए रेखा आलेख 3 समय दूरी का आलेख हो सकता है। अब क्या आप बता सकते हैं कि रेखा आलेख 4 कौन सी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है? रेखा आलेख 4 में दूरी तो बढ़ रही है परंतु समय स्थिर है। यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए समय और दूरी के मध्य इस प्रकार का रेखा आलेख नहीं हो सकता। तो आज हमने देखा रेखा आलेख से संबंधित एक और मजेदार उदाहरण। चलिए इस वीडियो में संख्या से संबंधित कुछ खेल खेलें। कोई भी 2 अंकों की एक संख्या अपने मन में लीजिए। अब इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए। अब नई संख्या को प्रारंभिक संख्या के साथ जोड़िए। अब प्राप्त संख्या को 11 से भाग दीजिए। अब आपको जरूर शेषफल 0 प्राप्त हुआ होगा, है ना? चलिए जानते हैं यह खेल कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने 2 अंकों की एक संख्या चुनी 63। अब इस संख्या के अंकों को पलटकर हमें संख्या 36 प्राप्त होगी। अब नई संख्या को प्रारंभिक संख्या के साथ जोड़ने पर हमें 63 धन 36 बराबर 99 प्राप्त होता है। अब हम संख्या 99 को 11 से भाग देने पर हमें भागफल 9 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह खेल सभी 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए मान्य होगा। चलिए अब समझे ऐसा क्यों हुआ। मान लीजिए a भी एक संख्या है जिसमें a दहाई के स्थान का और b इकाई के स्थान का अंक है। पहले वीडियो में हमने सीखा कि हम ab को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में 10 गुणा a धन b लिख सकते हैं। जब हम अंकों को पलट देंगे तब हमें संख्या ba प्राप्त होगी जिसमें b दहाई के स्थान का और a इकाई के स्थान का अंक है। हम ba को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में 10b धन a लिख सकते हैं। चलिए ab और ba का योग करें।
योग करने पर हमें 11 गुणा कोष्ठक में b धन a प्राप्त होगा। इस कथन को देखकर आप जान पाएंगे कि ba और ab का योग हमेशा 11 का गुणज यानी मल्टीपल है। इसलिए जब भी इस योग को 11 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। अब ये खेल कैसे काम करता है आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए एक और खेल खेलें। कोई भी 2 अंकों की एक संख्या अपने मन में लीजिए। अब इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए। अब नई संख्या और प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाइए। अब प्राप्त संख्या को 9 से भाग दीजिए। अब आपको जरूर शेषफल 0 प्राप्त हुआ होगा, है ना? चलिए जानते हैं यह खेल कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने 2 अंकों की एक संख्या चुनी 28। अब इस संख्या के अंकों को पलटकर हमें संख्या 82 प्राप्त होगी। अब 82 में से 28 को घटाने पर हमें संख्या 54 प्राप्त होगी। अब प्राप्त संख्या 54 को 9 से भाग देने पर हमें भागफल 6 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह खेल सभी 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए मान्य होगा। क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या AB ली जिसमें B A से बड़ा अंक है। इस संख्या को हम व्यापक रूप में 10A धन B लिख सकते हैं। अंकों को पलटकर संख्या प्राप्त होगी BA, जिसे हम व्यापक रूप में 10B धन A लिख सकते हैं। चूंकि BA से बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि BA AB से बड़ी संख्या है। तो चलिए बड़ी संख्या BA से छोटी संख्या AB को घटाएं। इससे हमें प्राप्त होगा 9 गुणा कोष्ठक में B ऋण A। इस कथन को देखकर आप जान पाएंगे कि BA ऋण AB का परिणाम हमेशा 9 का गुणज रहेगा। इसलिए जब भी BA ऋण AB के परिणाम को 9 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल 0 ही प्राप्त होगा। अब ये खेल कैसे काम करता है आप जरूर समझ गए होंगे। आपने समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में निम्न प्रकार की पहेलियां देखी होंगी। चलिए इन्हें हल करना सीखें। इन्हें हल करने के लिए हमें 2 नियमों को अपनाना होगा। पहला, प्रत्येक अक्षर केवल एक अंक और एक अंक केवल एक अक्षर को निरूपित करता है। दूसरा, संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता। चलिए इन नियमों की सहायता से दी गई पहेली को हल करें। हम देखते हैं कि 4 और B का योग ऐसी संख्या है जिसकी इकाई पर 3 आता है। तो क्या आप बता सकते हैं B का मान क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम B का मान 9 ले तो 4 धन 9 बराबर 13 आता है। यह वांछित संख्या है जिसकी इकाई पर 3 है। B का मान 9 के स्थान पर अन्य कोई भी अंक लिया जाए तो हमें 4 और उस अंक का मान ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होती जिसके इकाई पर 3 है। इस तरह से हमने पता कर लिया है कि B का मान 9 है। ध्यान रहे हम B का मान 19 नहीं ले सकते क्योंकि नियम के अनुसार एक अक्षर केवल एक अंक को और एक अंक केवल एक अक्षर को निरूपित करता है। 19 2 अंकों से बनी है, इसलिए हम B का मान 19 नहीं ले सकते। चलिए B के स्थान पर 9 रखें। 4 धन 9 बराबर 13, इसलिए 3 इकाई के स्थान पर है और 1 को हम दहाई में जोड़ेंगे। अब दहाई के स्थान पर हम देखते हैं कि A धन 3 धन 1 बराबर 9 है, यानी कि A धन 4 बराबर 9 है। तो बताइए A क्या होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, A बराबर 5 होगा। इस तरह से हमने A बराबर 5 और B बराबर 9 पता कर लिया है। चलिए प्राप्त मान सही है कि नहीं इसकी जांच करें। यहाँ अगर हम A और B का मान रखते हैं तो हमें 54 धन 39 बराबर 93 प्राप्त होता है, जो कि दिए परिणाम के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने A और B के सही मान प्राप्त कर लिए हैं। आज हमने सीखे संख्याओं के कुछ खेल। अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।
आज हम देखेंगे संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। वरुण ने 3 अंकों यानी डिजिट्स की एक संख्या 478 चुनी। फिर उसने संख्या को पलट दिया यानी रिवर्स कर लिया, जिससे उसे संख्या 874 प्राप्त हुई। फिर उसने बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाकर 874 ऋण 478 396 परिणाम प्राप्त कर लिया। फिर उसने 396 को 99 से भाग दिया, जिससे उसे शेषफल यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। कोई और 3 अंकों वाली संख्या चुनता तो क्या उस स्थिति में भी उसे शेषफल 0 प्राप्त होता? चलिए हम 3 अंकों वाली संख्या को ABC से निरूपित करते हैं, जिसमें A 100 यानी हंड्रेड्स के स्थान का अंक है, B दहाई यानी टेंस के स्थान का अंक है और C इकाई यानी यूनिट्स के स्थान का अंक है। हम मानकर चलेंगे कि A C से बड़ा अंक है। इस संख्या को 100A धन 10B धन C लिखा जा सकता है। अंकों को पलटकर हमें संख्या CBA प्राप्त होती है। इस तरह से अब 100 के स्थान पर C, दहाई के स्थान पर B और इकाई के स्थान पर A है। इसे हम 100C धन 10B धन A के रूप में लिख सकते हैं। चूंकि AC से बड़ा है, इसलिए ABC CBA से बड़ी संख्या होगी। इसीलिए हम ABC से CBA को घटाएंगे। ABC ऋण CBA बराबर 100A धन 10B धन C ऋण 100C धन 10B धन A बराबर 100A ऋण A धन 10B ऋण 10B धन C ऋण 100C बराबर 99A ऋण 99C। 99 गुना कोष्ठक में A ऋण C आएगा। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है कि ABC ऋण CBA का परिणाम 99 का गुणज यानी मल्टीपल है। इसलिए अगर ABC ऋण CBA के परिणाम को 99 से भाग दिया जाए तो परिणाम A ऋण C आएगा और साथ में शेषफल 0 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सवाल में दी स्थिति प्रत्येक 3 अंकों वाली संख्या के लिए सत्य है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित में से A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि A और 6 के गुणन से प्राप्त परिणाम के इकाई पर A यह अंक आता है। क्या आप बता सकते हैं A कौन सा अंक हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम A का मान 0 लेते हैं तो 0 गुणा 6 बराबर 0 आता है। यहाँ A का मान 0 लेने पर हमें परिणाम के इकाई पर भी 0 ही मिलता है, इसलिए A का मान 0 हो सकता है। अगर हम A का मान 1 लेते हैं तो 1 गुणा 6 बराबर 6 आता है। यहाँ A का मान 1 लेने पर हमें परिणाम के इकाई पर 1 यह अंक नहीं मिलता, बल्कि 6 यह अंक मिलता है। इसी तरह अगर हम A का मान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 लेकर देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि A का मान 0, 2, 4, 6 या 8 हो सकता है, लेकिन 3, 5, 7 या 9 नहीं हो सकता। नियम हमें बताते हैं कि एक अक्षर सिर्फ एक अंक को निरूपित करता है, इसलिए A का मान इनमें से एक अंक होगा। तो चलिए पता करें वह कौन सा अंक है। अगर हम A का मान 0 रखेंगे तो हमें 70 गुणा 6 बराबर 420 यह संख्या प्राप्त होगी, लेकिन दिए परिणाम में A का मान 0 रखकर हमें परिणाम प्राप्त होगा 460। दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए A का मान 0 नहीं हो सकता। आप यह भी देख सकते हैं कि दिए गए परिणाम के दहाई पर 6 है, जबकि प्राप्त परिणाम के दहाई पर 2 है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि A का मान 0 नहीं हो सकता। अगर हम A का मान 2 लेंगे तो हमें 72 गुणा 6 बराबर 432 प्राप्त होगा।
लेकिन परिणाम में a का मान रखकर हमें संख्या 462 प्राप्त होगी। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में समान परिणाम नहीं है, इसलिए a का मान 2 नहीं हो सकता। अब आप वीडियो रोककर a का मान 4, 6 या 8 रखकर पता कीजिए कि a का मान क्या हो सकता है। आपने पाया होगा कि a का मान 4 या 6 रखने पर किसी भी स्थिति में प्राप्त परिणाम दिए परिणाम के बराबर नहीं मिलता, लेकिन जब हम a का मान 8 रखते हैं तब 78 गुणा 6 बराबर 468 प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम परिणाम में a के स्थान पर 8 रखेंगे तब भी हमें परिणाम 468 प्राप्त होता है। यह दोनों स्थितियों में परिणाम बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a का मान 8 होगा। आज हमने देखे संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ दिलचस्प उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और उदाहरण देखेंगे। संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ और दिलचस्प उदाहरण। नीचे एक खेल की विधि दी गई है। ज्ञात कीजिए यह कैसे काम करती है। एक अंक यानी डिजिट चुनिए, इसे 3 बार जोड़िए, प्राप्त परिणाम और 37 का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए। अब परिणाम में सभी स्थानों पर आपका चुना हुआ अंक होगा। चलिए पहले इस विधि को समझे। मान लीजिए हमने अंक 5 चुना, इसे 3 बार जोड़कर हमने 5 धन 5 धन 5 बराबर 15 यह संख्या प्राप्त कर ली। फिर हमने 15 गुणा 37 किया तो हमें परिणाम 555 प्राप्त हुआ, जिसमें सभी स्थानों पर चुना हुआ अंक 5 है। अब चलिए समझे कि यह विधि कैसे काम करती है। मान लीजिए हमने अंक a चुना, इसे 3 बार जोड़ने के लिए इस प्रकार लिखेंगे जो बराबर है 3a के। अब हम 37 से इसे गुणा करेंगे। 37 गुणा 3a या इसे ही हम लिख सकते हैं 37 गुणा 3 गुणा a। अब हम गुणन के साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के प्रयोग से इसे 37 गुणा 3 गुणा a इस प्रकार लिख सकते हैं। 37 गुणा 3 बराबर 111 है। इस तरह से अगर 111 के साथ a का गुणन करते हैं तो हमें a यह संख्या प्राप्त होती है, जिसमें सभी स्थानों पर समान अंक है। अगला उदाहरण, अगर p40 धन 3q बराबर 8pq है, जिसमें p और q अंक है और इस जोड़ में कोई भी हासिल यानी कैरी नहीं लिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि q धन p क्या होगा। यहाँ हमें सबसे पहले p और q का मान ज्ञात करना होगा, जिसके लिए हमें दिया है p40 धन 3q बराबर 8pq। चलिए इसे इस प्रकार लिखें। इकाई यानी यूनिट्स के स्थान पर हम देखते हैं कि 0 धन q बराबर q है। इस स्थान पर हमें q का मान ज्ञात नहीं होता। दहाई यानी टेंस के स्तंभ में हम देखते हैं कि 4 धन q बराबर p है, लेकिन हमें न तो p का मान ज्ञात है न ही q का। इसलिए हम इस समीकरण यानी इक्वेशन से p और q के मान ज्ञात नहीं कर सकते। चूंकि इस जोड़ में कोई भी हासिल नहीं लिया जाता है, इसलिए हम 100 यानी हंड्रेड्स के स्थान के स्तंभ को देखकर कह सकते हैं कि p धन 3 बराबर 8 है। इससे हम p का मान प्राप्त कर सकते हैं। p बराबर 8 ऋण 3 बराबर 5। अब चूंकि हमें p का मान ज्ञात है, हम 4 धन q बराबर p के उपयोग से q का मान पता कर सकते हैं। p का मान इस समीकरण में रखकर हमें प्राप्त होगा 4 धन q बराबर 5, यानी कि q बराबर 5 ऋण 4 बराबर 1। चलिए p बराबर 5 और q बराबर 1 रखकर देखें कि p40 धन 3q बराबर 8pq आता है या नहीं। p40 धन 3q बराबर 540 धन 311 बराबर 851 और 8pq बराबर 851 दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए
हम कह सकते हैं कि हमने p और q का सही मान प्राप्त कर लिया है। अब हम q के मान का योग p के मान से करेंगे। q का मान है 1 और p का मान 5 है। इनके योग से उत्तर प्राप्त होता है 6, यानी कि q धन p बराबर 6 है। तो आज हमने देखे संख्याओं के खेलों से संबंधित कुछ और दिलचस्प उदाहरण। हम सीखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। हमने छठी कक्षा में विभाज्यता के कुछ नियमों को सीखा। आप वीडियो रोककर नीचे दर्शाई सारणी से इनका पुनः अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन संख्याओं से विभाज्यता का पता कैसे चलता है या यह नियम काम कैसे करते हैं? इस वीडियो में हम 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में जानेंगे। अब चलिए बात करते हैं 10 से विभाज्यता के नियम की। 10 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि अगर संख्या के इकाई पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे 10, 50, 230, 4500 इत्यादि, ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चलिए समझते हैं कि यह नियम कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। इसमें a इकाई का, b दहाई का, c 100 का अंक है और ये बिंदु हमें बताते हैं कि c के बाईं तरफ और भी अंक हो सकते हैं। हम इस संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। हमें ज्ञात है कि 10, 100 इत्यादि संख्याएं 10 की गुणज है, यानी कि इनका 10 से विभाजन करने पर शेषफल 0 आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दर्शाई गई ये सभी संख्या भी 10 से विभाज्य होंगी। चूंकि ये संख्या 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संख्या 10 से विभाज्य केवल उस स्थिति में होगी जब अंक a भी 10 से विभाज्य होगा। क्या आप बता सकते हैं इन सभी अंकों में कौन सा अंक 10 से विभाज्य है? सोचिए। बिल्कुल सही, इनमें केवल 0 ही ऐसा अंक है जिसे 10 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलता है। अन्य किसी भी अंक को 10 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं मिलता। इसलिए केवल 0 ही 10 से विभाज्य है, अन्य कोई भी अंक 10 से विभाज्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब a 0 होगा केवल तब ही यह संख्या 10 से विभाज्य होगी। लेकिन a इकाई पर है, इसका अर्थ यह हुआ कि जब संख्या के इकाई पर 0 होगा केवल तभी संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब चलिए जानते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यह नियम हमें बताता है कि जब संख्या में इकाई पर 0 या 5 इनमें से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। चलिए जानते हैं यह नियम कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा कि दर्शाई गई ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चूंकि ये संख्याएं 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। चूंकि 10 यह संख्या 5 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह योग भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरह से अब इस संख्या की 5 से विभाज्यता केवल इकाई के अंक a पर निर्भर करेगी। अगर a 5 से विभाज्य होगा तो यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। लेकिन सिर्फ 0 या 5 ही ऐसे अंक है जो 5 से विभाज्य है, अन्य कोई भी अंक 5 से विभाज्य नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर संख्या के इकाई पर 0 या 5 इनमें से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब चलिए जानते हैं 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। यह नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है।
चलिए जानते हैं इसका कारण क्या है। संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स कहते हैं। लेकिन संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं प्राप्त होता। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी सम संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होता है, जबकि किसी भी विषम संख्या की इकाई पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से कोई एक अंक होता है। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने देखा कि दर्शाई गई ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। चूंकि ये संख्याएं 10 से विभाज्य है, इसलिए इनका योग भी 10 से विभाज्य होगा। चूंकि 10 यह संख्या 2 का गुणज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह योग भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से अगर हम माने कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो इसका अर्थ होगा कि यह एक सम संख्या है, यानी कि इस संख्या की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होगा, यानी कि a का मान 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक होगा। इसलिए हम कहते हैं कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। अब आपकी 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। निशा ने अपने मन में एक संख्या ली। उसने इसे 2 से विभाजित किया। विभाजित करने पर उसे शेषफल 1 प्राप्त हुआ। इस संख्या के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए यदि यह अंक 7 से बड़ा हो। मान लीजिए निशा ने मन में संख्या p ली। p को 2 से विभाजित करके शेषफल 1 प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ 2 p को पूरी तरह से भाग नहीं देता। 2 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि p की इकाई पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक नहीं होगा। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि p के इकाई पर 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से एक अंक हो सकता है। लेकिन हमें एक और प्रतिबंध यह दिया गया है कि p के इकाई का अंक 7 से बड़ा हो। हम जानते हैं कि 7 से बड़ा अंक 8 या 9 हो सकता है, लेकिन हमने देखा कि p के इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि p के इकाई का अंक 9 होगा। अगला उदाहरण, यदि x एक अंक है तो क्या 1, 3, x 5 यह संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? हम विभाज्यता के नियमों की सहायता से यह ज्ञात कर सकते हैं कि दी संख्या 2, 5 या 10 से विभाज्य है अथवा नहीं। 2 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यह संख्या के इकाई पर 5 है, जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक अंक नहीं है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इस तरह से दी संख्या में इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरह 10 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या में इकाई पर 0 हो तो वह संख्या
10 से विभाज्य होती है। यह संख्या के इकाई पर शून्य नहीं है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अगला उदाहरण, 4 अंकों वाली संख्या 684x में x इकाई का अंक है। यदि यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगी तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 684x यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य होने के लिए इस संख्या के इकाई का अंक यानी कि x का मान 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होना चाहिए। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इस तरह से दी संख्या में इकाई का अंक यानी कि x का मान 0 या 5 हो सकता है। दोनों स्थितियों को अगर हम देखेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि इनमें 0 उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों स्थितियां x का मान 0 लेने से सत्य हो रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि x का मान 0 होगा और वह 4 अंकों वाली संख्या होगी 6840। चलिए इसे सत्यापित करें। अगर हम 6840 को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल 3420 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम 6840 को 5 से विभाजित करते हैं तो भागफल 1368 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि दोनों स्थितियों में शेषफल 0 है, हम कह सकते हैं कि 6840 यह संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य है, यानी कि हमारा जवाब सही है। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि यदि कोई संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य हो तो क्या वह 10 से भी विभाज्य होती है। आज हमने देखे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और उदाहरण। पांच अंकों यानी डिजिट्स वाली संख्या 32a4x में x इकाई का अंक है और a 100 का अंक है। यदि यह संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य होगी तो a और x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 32a4x यह संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य है। चूंकि 2 और 5 दोनों संख्याएं 10 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स है, इसलिए कोई भी संख्या जो 10 से विभाज्य होगी 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। इसलिए यहाँ हम सिर्फ 10 से विभाज्यता के नियम से दिए सवाल का जवाब पता कर सकते हैं। यहाँ दी संख्याएं 10 से विभाज्य केवल उस स्थिति में होगी जब उसके इकाई का अंक यानी कि x का मान 0 होगा। इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि a का मान क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए। चूंकि किसी संख्या की 10 से विभाज्यता की जांच इकाई के अंक से की जाती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इकाई के अंक को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर कौन सा अंक है। इसका अर्थ यह है कि हम a का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई भी अंक ले सकते हैं। अगला उदाहरण, विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके उचित खाने में सही का चिन्ह लगाइए। चलिए संख्या 22,176 की बात करें। 2 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 2 का नियम हमें बताता है कि
यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल होती है। चूंकि यहाँ इकाई का अंक इनमें से एक है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 5 का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। चूंकि इस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 10 का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यहाँ इकाई का अंक 0 नहीं है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब आप सारणी में दी गई दोनों संख्याओं के लिए पता कीजिए कि वे सारणी में दी गई कौन सी संख्याओं से विभाज्य है और सारणी को पूरा कीजिए। तो आज हमने देखे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और उदाहरण। हम सीखेंगे 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों यानी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जाना। इसी को आगे ले चलते हुए आज हम जानेंगे 3 और 9 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। 3 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। जैसे 468 में अंक 4, 6 और 8 का योग 18 है और 18 3 से विभाज्य है, इसलिए 468 भी 3 से विभाज्य है। इसे सत्यापित करने के लिए हम 468 को 3 से विभाजित करेंगे। हम पाते हैं कि विभाजन से हमें भागफल 156 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 468 3 से विभाज्य है। इसी तरह 9 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। जैसे 468 में अंक 4, 6 और 8 का योग 18 है और 18 9 से विभाज्य है, इसलिए 468 भी 9 से विभाज्य है। इसे सत्यापित करने के लिए हम 468 को 9 से विभाजित करेंगे। हम पाते हैं कि विभाजन से हमें भागफल 52 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 468 9 से विभाज्य है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे हम अंकों के योग को देखकर संख्या की 3 या 9 से विभाज्यता की जांच करते हैं। चलिए संख्या 468 लेते हैं। इसमें 8 इकाई का, 6 दहाई का और 4 100 के स्थान का अंक है। हम संख्या को व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। 468 बराबर 100 गुणा 4 धन 10 गुणा 6 धन 8। हम 100 गुणा 4 को 99 धन 1 गुणा 4 यानी कि 99 गुणा 4 धन 4 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 10 गुणा 6 को 9 गुणा 6 धन 6 लिख सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा 468 बराबर 99 गुणा 4 धन 4 धन 9 गुणा 6 धन 6 धन 8। अब हम योग के क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
और साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की सहायता से इनका क्रम बदलकर इस प्रकार से समूह बनाएंगे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग में यदि योग की जाने वाली संख्याएं 3 या 9 से विभाज्य हो तो इनका योग भी 3 या 9 से विभाज्य होता है। इसी तरह हम 9, 99, 999 जैसी संख्याओं को 9 गुणा 1, 9 गुणा 11, 9 गुणा 111 इस प्रकार लिख सकते हैं। चूंकि 9 इस पैटर्न की प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, इसलिए ये सभी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। इसी तरह संख्या 3 संख्या 9 का गुणनखंड है, इसलिए पैटर्न की सभी संख्याएं 3 से भी विभाज्य है। इस तरह से यहाँ 99 गुणा 4 3 और 9 दोनों से विभाज्य है। इसी तरह 9 गुणा 6 भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या 468 3 या 9 से तभी विभाज्य होगी जब संख्या के सभी अंकों का योग यानी यहाँ 4, 6 और 8 का योग 3 या 9 से विभाज्य होगा। यहाँ इनका योग 18 है जो कि 3 और 9 दोनों से विभाज्य है, इसलिए संख्या 468 भी 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। यह सभी संख्याओं के लिए भी सत्य है। इस तरह से अंकों के योग को देखकर 3 या 9 से विभाज्यता की जांच की जा सकती है। चलिए इन नियमों को व्यापक रूप में समझें। मान लीजिए हमने एक संख्या इस प्रकार ली। इसमें A इकाई का, B दहाई का, C सैकड़े का अंक है और ये बिंदु हमें बताते हैं कि C के बाईं तरफ और भी अंक हो सकते हैं। इस समझ से हम इस संख्या को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम 100C को 99C धन C लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम 10B को 9B धन B इस प्रकार लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस संख्या को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। योग के क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण की सहायता से इनका क्रम बदलकर इस प्रकार से समूह बनाएंगे। यह समूह संख्या के अंकों का योग दर्शाता है। यहाँ इन संख्याओं में प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 9 है, इसलिए ये सभी संख्याएं 3 और 9 से विभाज्य है। इसलिए यह संख्या केवल उस स्थिति में 3 या 9 से विभाज्य होगी जब इसके अंकों का योग 3 या 9 से विभाज्य होगा। अब आप जान गए होंगे कि 3 या 9 से विभाज्यता संख्या के अंकों के योग पर क्यों निर्भर करती है। आज हमने सीखा 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों के बारे में। अगले वीडियो में हम 9 और 3 से विभाज्यता से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। दी गई संख्या की 9 और 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। कोई भी संख्या 9 से तब विभाजित होती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य यानी डिविजिबल हो, अर्थात 9 का गुणज यानी मल्टीपल हो। इसलिए संख्या के 9 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम संख्या के अंकों का योग करेंगे। यहाँ 2, धन 5, धन 6, धन 9, धन 8, धन 1, धन 5 इन अंकों का योग 36 आता है। क्या संख्या 36 9 से विभाज्य है? 36 को 9 से विभाजित करने पर हमें भागफल यानी कोशेंट 4 प्राप्त होता है और शेषफल यानी रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए 36 9 से विभाज्य है। विचार कीजिए, क्या हम फिर से 36 के अंकों का योग करके पता कर सकते हैं कि वह 9 से विभाज्य है या नहीं? सोचिए।
बिल्कुल सही। हम इस प्रकार भी 9 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। विभाजन करना आवश्यक नहीं। चूंकि 36 9 से विभाज्य है, इसलिए दी संख्या भी 9 से विभाज्य है। इसे सत्यापित करने के लिए आप दी संख्या को 9 से विभाजित कीजिए और ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है अथवा नहीं। इसी प्रकार यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। अतः संख्या के अंकों का योग 36 है। 36 को 3 से विभाजित करने पर भागफल प्राप्त होता है 12 और शेषफल प्राप्त होता है 0। इसलिए योग 36 3 से विभाज्य है। चूँकि 36 3 से विभाज्य है, इसलिए दी संख्या भी 3 से विभाज्य है। अब आप दी संख्या को 3 से विभाजित करके स्वयं सत्यापित कीजिए कि दी संख्या 3 से विभाज्य है। इस तरह से इस उदाहरण में दी संख्या 9 और 3 दोनों से विभाज्य है। अगला उदाहरण, दर्शाई गई संख्या में अंक x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे दी संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य होगी। इस सवाल को हल करने से पहले जरा सोचिए, क्या एक संख्या जो 9 से विभाज्य है 3 से भी विभाज्य होगी? वीडियो रोककर इस पर विचार कीजिए। चलिए हम बताते हैं। 3 9 का गुणनखंड यानी फैक्टर है। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो इसका अर्थ है कि वह संख्या 9 के गुणनखंडों से भी विभाज्य है। इस समझ के साथ अब हम सिर्फ 9 से विभाज्यता के नियम का प्रयोग करके x का मान पता कर सकते हैं। हमें 3 से विभाज्यता के नियम की आवश्यकता नहीं। यहाँ संख्या 3 6 9 x 9 6 3 9 से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि दी हुई संख्या के अंकों का योग एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से विभाज्य हो। 3 धन 6 धन 9 धन x धन 9 धन 6 धन 3 बराबर 36 धन x। अब क्या आप बता सकते हैं कि x का मान क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि x किसी अंक को निरूपित करता है, इसलिए इसका मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो सकता है। लेकिन x के मान पर यह भी प्रतिबंध है कि 36 और x का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो बताइए x के स्थान पर कौन से अंक आ सकते हैं? हम देखते हैं कि x का मान 0 रखने पर हमें दोनों संख्याओं का योग 36 प्राप्त होता है, जो कि 9 से विभाज्य है। इसलिए x का मान 0 हो सकता है। अब अगर हम x का मान 1 लेंगे तो हमें योग प्राप्त होगा 37, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। इसलिए हम x का मान 1 नहीं ले सकते। इसी तरह हम x का मान 2 3 4 5 6 7 या 8 भी नहीं ले सकते। जब हम x का मान 9 लेंगे तो हमें योग प्राप्त होगा 36 धन 9 बराबर 45, जो कि 9 से विभाज्य है। इसलिए x का मान 9 भी हो सकता है। लेकिन हमें x का न्यूनतम मान चाहिए, इसलिए हम x बराबर 0 यानी कि x का मान 0 लेंगे। इसी के साथ हमें यह संख्या प्राप्त होगी। तो आज हमने देखे 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे। नौ और 3 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण। PQR एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें PQR अंक है। ज्ञात कीजिए PQR ऋण RQP कौन सी संख्याओं से विभाज्य यानी डिविजिबल है। हम PQR को 100P धन 10Q धन R लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम RQP को 100R धन 10Q धन P लिख सकते हैं। इस तरह से हम PQR ऋण RQP बराबर
कोष्ठक में 100p धन 10q धन r ऋण कोष्ठक में 100r धन 10q धन p कह सकते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा pqr ऋण rqp बराबर 100p ऋण p धन 10q ऋण 10q धन r ऋण 100r बराबर 99p ऋण 99r बराबर 99 कोष्ठक में p ऋण r। इस तरह से हम कह सकते हैं कि pqr ऋण rqp यह संख्या 99 से विभाज्य होगी। हम जानते हैं कि 99 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स 1, 3, 9, 11, 33 और 99 है। चूंकि व्यवकलन pqr ऋण rqp का परिणाम 99 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह परिणाम 99 के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगा। इस तरह से संख्या pqr ऋण rqp 1, 3, 9, 11, 33 और 99 से विभाज्य है। अगला उदाहरण, यदि pqr 3 अंक है तो pqr ऋण p ऋण rq नीचे दी गई कौन सी संख्याओं से विभाज्य है? यहाँ pqr बराबर 100p धन 10q धन r लिखा जा सकता है। इसी तरह हम rq को 10r धन q लिख सकते हैं। इस तरह से pqr ऋण p ऋण rq बराबर 100p धन 10q धन r ऋण p ऋण कोष्ठक में 10r धन q बराबर 100p धन 10q धन r ऋण p ऋण 10r ऋण q लिखा जा सकता है। इसे ही हम लिख सकते हैं 100p ऋण p धन 10q ऋण q धन r ऋण 10r। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 99p धन 9q ऋण 9r, यानी के 9 गुणा कोष्ठक में 11p धन q ऋण r। इस तरह से दी संख्या 9 की गुणज है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह 9 से विभाज्य है। चूंकि यह संख्या 9 से विभाज्य है, इसलिए यह 9 के गुणनखंड 1 और 3 से भी विभाज्य होगी। या हम इसी को लिख सकते हैं 3 गुणा कोष्ठक में 33p धन 3q ऋण 3r, जिससे पता चलता है कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य है। इस तरह से दी संख्या 1, 3 और 9 से विभाज्य है। तो आज हमने देखे 9 और 3 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और मजेदार उदाहरण।